मैं ऑर्थोमेड हॉस्पिटल हम 5 साल से चला रहे हैं। ये नई बिल्डिंग 2 साल से ही चल रही है। अभी हमारे साथ डॉक्टर समीर नागपाल जी जो स्पाइन सर्जन हैं, अपने स्पाइन में ट्रेनिंग करके आए हैं, वो भी हमसे जुड़े हैं। तो बाकी समीर जी बताएंगे कि अपनी फैसिलिटीज़ के बारे में जो जो इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। जी, तो मैं अपने सभी पत्रकारों का जो कि देश की शहर की आवाज़ है उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि हमारे बुलावे पे वो हमसे मिलने आए। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो इस महीने से हम स्पाइन सर्जरी यानी कि मन का विभाग शुरू कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में। और यहाँ पे हम आधुनिक, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मानवता आज के समय में हर फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, ये फ़ोन्स हैं, बट स्पाइन सर्जरी के मामले में कहीं ना कहीं हम 1980 के दशक से आगे बढ़े ही नहीं हैं, खासकर हमारे उत्तरी भारत में। आज भी लोगों के मन में वही डर है कि क्या मेरे पैर में शक्ति आएगी, चली जाएगी। तो मैं जहाँ पे, अगर हम इसी को हम कंपेयर करें पूर्वी पश्चिमी देशों से या फिर जापान से, कोरिया से, तो वहाँ पे स्पाइन सर्जरी बहुत रूटीन और बहुत ही सेफ़ तरीके से की जाती है। तो हम वही टेक्निक यहाँ पे लेके आए हैं। मेरी ट्रेनिंग पूना से संचेती हॉस्पिटल और साथ ही साथ जापान से है। मैं एंडोस्कोपिक और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी लगभग 1500 से अधिक सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर चुका हूँ। और क्योंकि हिसार मेरी जन्मभूमि है, तो मैं अपनी सारी जो सर्विसेज हैं, अपनी सेवाएं हैं, अपने स्टेट में, अपने एरिया में देना चाहता हूँ। लोगों के मन से स्पाइन सर्जरी के लिए जो भय है, जो डर है, वो निकालना चाहता हूँ। तो इसीलिए आज हमने आपको बुलाया। जो भी आप हमारे से प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो कि एक कॉमन पर्सन के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, तो हम आपका उसके लिए हर चीज़ का सफलतापूर्वक जवाब देना चाहेंगे। तो आज हमारे साथ शिल्पा मैडम हैं जो कि एक पैथोलॉजिस्ट है सीनियर, और हमारे साथ संजय सर हैं, मैं हूँ, और चिमन जी हैं जो हमारे मार्केटिंग हेड है। और आप जो भी हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हम आपका आंसर करेंगे। थैंक यू। तो आप अपनी जो नई टेक्निक है उसके बारे में बता दीजिए, जो नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप। जी, जो सबसे नई टेक्निक जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है बाईपोर्टल एंडोस्कोपी, जिसके अंदर हम, जैसे आपने एक सुना होगा शब्द हाल ही में, सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि इंडियन आर्मी का शब्द है, यानी कि साथ में सिविलियंस हैं और एक टेररिस्ट ग्रुप है किसी जगह पे, तो हम एक प्रिसाइजली वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे वो टेररिस्ट है। तो वैसे ही बाईपोर्टल एंडोस्कोपी नॉर्मल टिश्यू को, जो हमारा बॉडी का नॉर्मल हड्डियां हैं, नर्व्स हैं, उसको नुकसान ना पहुंचाते हुए सिर्फ उसी जगह पे हम ऑपरेशन या फिर वो प्रोसीजर करते हैं, ताकि सिर्फ उस चीज़ को हम निकाल पाएँ और बॉडी की नेचुरल हीलिंग से हम पेशेंट को ठीक कर सकें। तो ये सबसे नई टेक्निक है। इसके साथ ही साथ हम जो पुराने ज़माने में बीच में से चीरा दे के नॉर्मल बोन को निकाल के किए जाने वाले प्रोसीजर थे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस होता था और रिकवरी बहुत डिले हो जाती थी कहीं ना कहीं, और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता था। तो आज वो एंडोस्कोपी से और मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से हम उस चीज़ों को कम से कम ले आए हैं, जहाँ पे ब्लड लॉस 50 ml से भी कम होता है, यानी कि ड्रॉप्स में आप मेजर कर सकते हैं, इतना ब्लड लॉस होता है। और रिस्क प्रोफाइल 10 से 20 गुना कम हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन प्रोफाइल बहुत कम हो जाती है। 1000 में से एक कॉम्प्लिकेशन रेट तक हम लेके आ सकते हैं इस टेक्निक से। जी डॉक्टर समीर, आपने अभी जापान गए, वहाँ पर ये सर्जरी आम है, लेकिन वहाँ के लोगों का माइंडसेट भी जो है उस लेवल का होता है, बट यहाँ पे जो है माइंडसेट उस लेवल का नहीं है, लोग डरते हैं। तो आप उनके डर को किस तरीके से दूर करते हैं? जी, तो जापान में जैसे हमारा देश भी बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, लोगों का जो जीवन काल है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अगर मीन एज हम देखे थे, मीन यानी कि एवरेज एज जो एक आदमी इंडिया में निकालता था, वो 40 थी जब आज़ाद हुआ था देश, आज वो 68 तक पहुंच गई है। तो वैसे वैसे ही डीजनरेटिव जो डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि रोज़ चलने से जो हमारे घसावट होती है वो बढ़ती जा रही है, तो पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं।
और जहाँ तक माइंडसेट का सवाल है, तो आजकल हमारे पास पेशेंट खुद आते हैं कि क्या सर आप हमारे कोई एंडोस्कोपिक या दूरबीन से ऑपरेशन कर सकते हैं क्या। तो हाँ, हम आज की डेट में पूरा तरह से सक्षम है, हमारी टीम सुरक्षित तरीके से आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिनिमली इन्वेजिव तरीके से 1 और 2 स्टिच से हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। और हमारा मेन जो हमारी कोशिश रहती है वो ये है कि बॉडी की नेचुरल हीलिंग को हम यूटिलाइज़ करें, और ऑपरेशन एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो जब तक, हम तब तक ऑपरेशन से दूर रहें। हमारे पास पेन ब्लॉक थेरेपी यानी कि नर्व के पास जाके वहाँ पे ड्रग दे के उसको डीकम्प्रेस करने की थेरेपी है। कुछ आधुनिक फिजियोथेरेपी हमारे पास अवेलेबल है, और साथ ही साथ हम पेशेंट की नेचुरल हीलिंग को प्रमोट करते हैं, रेस्ट करवाते हैं, और कुछ असरदार दवाइयाँ भी देते हैं। तो ये हमारी कोशिश रहती है पेशेंट के मन से ये डर निकालने की। जी, आपने सर्जरी के बारे में तो बता दें कि नो डाउट आप एक नया रेवोल्यूशन लेके आए, लेकिन कोई पेशेंट इनिशियल स्टेज में आपके पास आता है तो क्या उसे सर्जरी से भी बचाया जा सकता है? क्या वो भी आपके पास है मेडिसिन? ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या हर स्पाइन कंप्लेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 90 से 95% पेशेंट्स को हम विदाउट सर्जरी ही ठीक करते हैं। डिस्क एक्सट्रूजन जो होती है या फिर लंबर केनाल सिनोसिस, वो लगभग 3 से 6 महीने में उसकी टेंडेंसी होती है अपनी जगह पे वापस जाने की और सिम्टम्स रिलीव होने की, बट उसको एक कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें से 5% लोग यानी कि 5% लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, पैर में कमज़ोरी आ सकती है, और साथ ही साथ पेशाब का और हमारे संडास का कंट्रोल जा सकता है। तो हम उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, कुछ स्पेसिफिक फिजियोथेरेपीज देते हैं, साथ ही साथ कुछ हमारी आधुनिक टेंस थेरेपीज़ हैं जिसमें हम नर्व को रिलैक्स करते हैं कुछ लो वोल्टेज करंट से, और इसके चलते हम 90 to 95% पेशेंट्स को कंजर्व कर लेते हैं, यानी बिना ऑपरेशन ठीक करते हैं। बाकी के 3 से 4% में हम इंजेक्शन, जो कि 100% सेफ टेक्निक है, वहाँ पे ड्रग डालते हैं, और 1% पेशेंट इनवेरिएबली सर्जरी के अंदर लैंड अप करते हैं, और वो हम सेफली कर सकते हैं। क्योंकि इसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा है, अगर हम 1% भी देखें तो हज़ारों की तादाद में हमारे हरियाणा और पंजाब में ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, और टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उनके पैरों में और पेशाब की शक्ति जाने से उनको बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। जी डॉक्टर संजय, सक्सेस रेशो की अगर बात करें तो इस टेक्नोलॉजी से अगर पेशेंट को सर्जरी की जाती है तो सक्सेस रेशो कितना % है? इट्स एंडोस्कोपिक सर्जरी के ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट्स हैं। पेशेंट्स को बहुत कम दिक्कतें आती हैं, रिकवरी रेट हाई है। पेशेंट चलता हुआ आता है तो चलते हुए ही जाते हैं, तो सक्सेस रेट की बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट 100%। एज फैक्टर भी काम करते हैं? हाँ, एज फैक्टर है कि जैसे एंडोस्कोपिक सर्जरी मोस्टली क्या है कि यंग पेशेंट्स में जैसे 25 to 45 के बीच में रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। जिनकी एज ज़्यादा होती है उसमें एंडोस्कोपिक नहीं, ओपन सर्जरी ज़्यादा प्रेफर की जाती है। तो ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए? जब पेशेंट्स को पाँव में सूनापन या पाँव में कमजोरी महसूस हो तो पेशेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट के लिए आना चाहिए। जब तक पेन है पेशेंट रेस्ट मेडिसिन से काम चलाते रहें, और जब यूँ लगे कि पाँव में सूनापन या कमजोरी हो रही है तो एज अर्ली एज डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन हल्का फुल्का पेन होने पे लोग पेन किलर लेते हैं और उसमें कुछ टाइम तक रिलीफ आ जाता है, बट वो इग्नोर करते हैं कि लॉन्ग टर्म तक वो हैबिचुअल हो जाते हैं मेडिसिन से, एक टाइम के बाद वो मेडिसिन पे काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये है कि जब भी आपको बैकएक हो तो रेस्ट प्रॉपर, गर्म पानी का सेक, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ जिससे दर्द बढ़ता है जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, रनिंग, एक्सरसाइज, वो अवॉइड करें। और क्या है कि एक्सरसाइज प्रॉपर गाइडेंस फिजियोथेरेपी से सीखें जिससे मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी। अपनी डाइट का ध्यान रखें, कैल्शियम इंटेक प्रॉपर हो, दूध, दही, लस्सी ये सब चीज़ें ज़्यादा लें ताकि बोन स्ट्रॉन्ग हो, मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी तो दर्द धीरे धीरे कम होता है। तो डॉक्टर साहब, लगातार सीटिंग जो भी इसके लिए हार्मफुल है। हाँ जी, बिल्कुल। किस तरह असर पड़ता है, थोड़ा सा हमें बताइए कि हाँ। हमारी कईयों की सीटिंग जो काफ़ी है, हाँ जी। 5-5 घंटे भी हम रेगुलर काम करते हैं एक सीट पे बैठे, तो कितना प्रेशर हमारी स्पाइन पे पड़ता है और क्या
कैसे हम उससे बचे इस चीज़ से नहीं कि हमें इतनी प्रॉब्लम हाँ जी, लगती है? सिटिंग जिनकी ज़्यादा होती है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, मांसपेशियों की एक्सरसाइज, जैसे बैक मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं तो दर्द ज़्यादा रहता है। इसके लिए अपने को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, एक प्रॉपर टाइम बॉडी को देना चाहिए कि एक्सरसाइज, चाहे वॉक हो, साइकिलिंग हो, स्पाइन एक्सरसाइज या योगा, वो रेगुलर करते रहें ताकि बैक मसल स्ट्रॉन्ग रहें। स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो अपना सिटिंग जो बैलेंस है और सिटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अगर वो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बॉडी को यूज़ करते रहेंगे, फिर लंबी सिटिंग प्रॉब्लम्स करती है। कितनी देर बाद हम उठकर अपनी सीट से एक्सरसाइज करें, कुछ कोई टाइम मैनेजमेंट कुछ ऐसा तो? देखो, सिटिंग बैलेंस है कि बैलेंस जितना हो कि जैसे पेशेंट कंफर्टेबल है, मतलब किसी की कैपेसिटी 2 घंटे है, किसी की 3 घंटे है, वो हर एक पर्सनल कैपेसिटी है। तो एक्सरसाइज क्या है कि रूटीन में हम आधा पौना घंटा भी मॉर्निंग में या इवनिंग में निकाल लेते हैं तो दैट्स बेटर कि उससे मसल स्ट्रॉन्ग रहती हैं, पेशेंट ठीक ठाक निकल जाता है। लंबी सिटिंग 2-3 घंटे बाद पेशेंट को थोड़ा बहुत टहल लेना चाहिए या पोस्चर चेंज कर लेना चाहिए, जिससे चीज़ें बेटर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और देखी गई कि आजकल जो वैद्य है हल्के फुल्के कमर में दर्द है तो वो कमर झटका देते हैं, झटके निकाल देते हैं, तो क्या उन सब चीजों में जाना चाहिए? क्योंकि लोग समय में काम हो रहा है और वो चीजें सर समय जी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है। तो देखिए, कायरोप्रैक्टिस इसको बोलते हैं, जो झटका देने वाली जो प्रैक्टिस होती है। तो देखिए, ये एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, जैसे कि होम्योपैथी और आयुर्वेद जैसा होता है वैसा ही है। तो इसमें कुछ सिद्धांत है, जैसे कि मैनिपुलेशन करना और जर्क देना। तो देखिए, जहाँ तक लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी की बात है, वो तो प्रूवन है, प्रूवन रिजल्ट्स उसमें दिखाए हैं, जिसमें हम ग्रेजुअली पेशेंट की मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। लेकिन कायरोप्रैक्टिस में जहाँ पे हम सडन जर्क देते हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पेशेंट को हार्म कर सकती है। रिसर्च कहती है इसके मिक्स रिजल्ट्स हैं। कुछ पेशेंट्स में हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कि कायरोप्रैक्टिस के बाद पैर में कमज़ोरी लेके या फिर पैर में और दर्द बढ़ गया उसके साथ आते हैं। तो अगर हम एज अ स्पाइन सर्जन हम भी मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन हम एक बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक एनेस्थीसिस्ट के साथ, एनेस्थीसिया के साथ ही साथ एक ओटी सेटअप में हम मैनिपुलेशंस करते हैं जब आपका फैसेट डिसलोकेशन हो जाता है। तो उस केस में ये काफ़ी सेफ हो जाता है ये प्रोसीजर। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सडन जर्क्स वगैरह से दूर रहें, लेकिन हाँ, रेगुलर फिजियोथेरेपी आपको बेशक करनी चाहिए। आप इनिशियल, अगर आपका पेन जो बैक पेन या नेक पेन है, अगर आपके बाजुओं में नहीं आ रहा, लेग में नहीं आ रहा, तो आप बेशक उसको घर पे 2 हफ्ते के लिए मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पैरों में सुनपन आए या फिर आप यूरिन में प्रॉब्लम आए या पेन आपका 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा चला जाए और बार बार हो, तो आपको एक सर्जन से मिलने की ज़रूरत बेशक है। और एक ही पुराना सवाल जो आपने पूछा था कि जो पेशेंट खुद मेडिसिन ले लेते हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट आए हैं जो 70+ हैं। तो इस एज में जो हमारी रीनल प्रोफाइल होती है, यानी कि किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही होती है, जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर या डायबिटीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ज़्यादातर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आपकी किडनीज से एक्सक्रीट होती है, तो आपकी किडनीज पे काफ़ी बुरा असर कर सकती है। हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो किडनी फेलियर के साथ आते हैं और हमारे ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो आपको जो मेडिसिन है, पेन किलर है, बहुत ही सोच समझ के लेनी चाहिए, खासकर अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है या आपको शुगर या फिर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम। जी, रोबोटिक सर्जरी ने मैनुअल सर्जरी को रिप्लेस करके रखी है, तो अभी उसमें क्या डिफरेंस है? क्या मैनुअल सर्जरी भी जरूरी है या क्या कुछ? देखिए, स्पाइन सर्जरी में जो रोबोटिक सर्जरी है, वो जो रोबोटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है या जो AI भी आज इन्वॉल्व है, वो आपको प्रिसीजन देता है। यानी कि आपका जो स्क्रू, अगर हम इम्प्लांट्स जिसमें डालते हैं पेशेंट में, तो वो नर्व से कितना दूर है वो हमको 2 से 3% एक्यूरेसी ज़्यादा देता है। लेकिन जब डिकम्प्रेशन या सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग, यानी कि नर्व को जब हम हाथ लगाते हैं, तो वहाँ पे हमारे को रोबोट हेल्प नहीं करता। बेशक इम्प्लांटेशन में वो हमारी बहुत हेल्प करता है, खासकर स्कोलियोसिस पेशेंट, यानी कि जो उन बच्चों में टेढ़ापन है, वो सर्जरीज हम रोबोटिक से कर सकते हैं और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। साथ ही साथ जो नी रिप्लेसमेंट में रोबोट आपकी हेल्प कर सकता है, वो आपको डॉक्टर संजय अरोड़ा आपको अवगत करेंगे। तो नी रिप्लेसमेंट के अंदर रोबोटिक का रोल ये रहता है, एक तो एक्यूरेसी बहुत हाई है, मार्जिन ऑफ एरर कम है, प्रिसीजन हाई है।
तो मांस की कटिंग कम होती है, बोन की कटिंग भी कम होती है, जितनी रिक्वायर्ड होती है वो रोबोटिक हमें बता देता है कि इतनी बोन रिमूव करनी है। तो बोन रिमूवल एंड मसल कटिंग कम होने की वजह से ब्लड का लॉस कम होता है एंड रिकवरी फास्ट है। पेशेंट यूजली जैसे हम मॉर्निंग में सर्जरी करते हैं तो इवनिंग तक हम पेशेंट को चला देते हैं, विद इन 2-3 डेज पेशेंट कंफर्टेबल होकर डिस्चार्ज ईजिली हो जाते हैं। डॉक्टर समीर, आपकी ओपीडी सर्विसेज कब से मिलने वाली है? देखिए, हमने नवंबर 1 से ही यहाँ पे ऑपरेटिव सर्विसेज शुरू कर दी हैं। हमने यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्वाइकल पेशेंट्स को भी ऑपरेट किया है जिनके रिजल्ट सुपीरियर हैं। हमने कुछ एंडोस्कोपिक ऑपरेशंस भी यहाँ पे कर दिए हैं। हमारा फुल स्केल सर्विसेज अब से शुरू हो चुका है, जिसमें पेन ब्लॉक थेरेपी, स्कोलियोसिस ट्रीटमेंट, साथ ही साथ डिस्क रिमूवल और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी इन्वॉल्व है। आने वाले समय में जो हमारे हरियाणा में जो चीज़ लैकिंग है वो है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पाइन केयर, यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड स्पाइन सर्जरीज हैं जैसे कि स्कोलियोसिस, बच्चों में टेढ़ापन आपने देखा होगा, तो उसकी सर्जरी सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में अब से अवेलेबल हैं और बहुत ही सेफ तरीके से। साथ ही साथ न्यूरो नेविगेशन, न्यूरो मॉनिटरिंग के अंदर हम वो सर्जरीज सक्सेसफुली कर सकते हैं और हमें इसका 200 से ज़्यादा कर्व्स और स्कोलियोसिस सर्जरीज का अनुभव है और 1500 से ज़्यादा एंडोस्कोपिक सर्जरीज का अनुभव है। जी, लोगों के अंदर ये डर रहता है कि स्पाइन की सर्जरी करवाने के बाद नॉर्मल लाइफ कमी, तो आपके हिसाब से क्या सक्सेस रेट है? जी। या नॉर्मल कौन सी ऐसी स्पाइन से रिलेटेड डिजीज है जिससे नॉर्मल? जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, अभी जो हमारे पास एंडोस्कोपिक या मिनिमल इन्वेजिव ऑपरेशन होते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि ऑपरेशन के 2 घंटे के अंदर उनको चलाया जाए और 14 दिन में वो अपने ड्राइविंग शुरू कर सकते हैं और 1.5 महीने बाद वो रेगुलर एक्टिविटीज़ यानी कि खाना बनाना, झुकना, वो सब शुरू कर सकते हैं। घर की मोबिलाइजेशन हम नेक्स्ट डे से अलाउ करते हैं। रेगुलर जो चलना है वो हम सिर्फ सर्जरी के 2 घंटे बाद भी अलाउ कर देते हैं। तो काफ़ी सेफ हो चुका है आज का स्पाइन सर्जरी और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। जी।